स्वराज मिशन, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश पुंज पांडे और आप देख रहे हैं स्वराज मिशन। स्वराज मिशन के द पीपी शो की जो हमने शुरुआत की थी पिछले 10 तारीख से, 10 फरवरी से, उसका मोटिव अब तक जनता को पता चल चुका है कि हमारा तात्पर्य क्या है। तात्पर्य ये है कि जो विशिष्ट लोग हैं वो विशिष्ट कैसे बने। वो एक दिन में विशिष्ट नहीं बने। लोगों को लगता है कि भाई वो बड़े आदमी हैं, लेकिन उस बड़े आदमी के पीछे, बड़े बनने के पीछे जो स्टोरी है, तो वो कहानी क्या है, ताकि हमारा ये मोटिव है कि लोगों को प्रेरणा मिले, युवाओं को प्रेरणा मिले, ताकि जो इस समय एक कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी है, उससे अगर कुछ लोगों को भी हमारे शो से प्रेरणा मिलती है और उनके जीवन में सुधार आता है, तो हमारा जो मोटिव है ये सफल होगा। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट अतिथि जुड़े हुए हैं, हमारे आदरणीय हैं, और मैं इन्हें पर्सनली बहुत एडमायर करता हूं क्योंकि ये बहुत जिंदा-दिल इंसान है। तो कैसे ये, इनका व्यक्तित्व क्या है, इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही है, ये इनका एजुकेशन कैसे हुआ है, कहाँ से हुआ है, और आज वो जहाँ हैं उसके पीछे उन्होंने कितने स्ट्रगल किए हैं, कितने बाधाएं झेली हैं, तो ये सब हम सुनेंगे, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। तो हमारे साथ मौजूद हैं और स्वागत करना चाहेंगे राकेश चतुर्वेदी जी का, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पीसीसीएफ हैं। वो स्वागत है सर आपका। राकेश जी, सबसे पहले जो हमारे दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है। मेरे पिताजी सेंट पॉल्स उच्चतर माध्यमिक शाला में शिक्षक थे, और वो मूलतः हमारा पैतृक गांव जो था वो पाटन तहसील में खारू नदी के किनारे बुरिंदा ग्राम था। मेरे पिताजी के जो पारिवारिक पृष्ठभूमि थी वो भागवताचार्य थे और किसान थे। चूँकि संस्कृत कॉलेज से उस समय मेरे पिताजी ने एमए किया, तो वो बच्चों को पढ़ाने लिखाने के उद्देश्य से उन्होंने अपना जो पारंपरिक व्यवसाय था उसको छोड़ करके वो रायपुर आए, और उन्होंने 1960 में सेंट पॉल्स उच्चतर माध्यमिक शाला में शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं प्रारंभ की थी। देखिए, कितनी बड़ी बात है कि एजुकेशन को लेके जो जागरूकता होती है वो एक इंस्पिरेशन होता है समाज के लिए, कि किस प्रकार से रायपुर आके बच्चों को शिक्षित करने के लिए उन्होंने अपने जीवन की वो एक कह सकते हैं कि कुर्बानी दी, या जो उनकी सोच थी उस समय वो कितनी बड़ी थी। और वही सोच का नतीजा है कि आज राकेश जी से हम बात कर रहे हैं, और राकेश जी एक इतने ऊंचे मकान पे। राकेश जी, आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई? मेरी प्राथमिक शिक्षा अमीनपारा प्राथमिक शाला से हुई पुरानी बस्ती में, और उसके बाद में हायर सेकेंडरी की शिक्षा मेरी सेंट पॉल्स उच्चतर माध्यमिक शाला रायपुर से ही हुई। अमीनपारा प्राथमिक शाला में जब 5वीं की परीक्षा में डिस्ट्रिक्ट में जब प्रावीण्य सूची में मेरा स्थान आया, तब मुझे ऐसा लगा कि मैं वाकई होशियार हुआ, मैं कुछ कर सकता हूँ। वो एक ऐसी टर्निंग पॉइंट जिसको कह सकते हैं हम लाइफ में, ऐसा होता है कि आप फोकस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और जब ऐसी कोई परिस्थिति निर्मित होती है या इस तरह का कोई परिणाम आता है, तो वो एक कॉन्फिडेंस स्वयं के अंदर में विकसित होता है। डेफिनेटली उससे हम अपना आकलन भी कर पाते हैं कि हमें पता चल जाता है कि हमारी पोटेंशियल क्या है, और अब हमें इसके आगे के जो पड़ाव है उसमें कौन सी दिशा चुननी है। और दिशा से याद आया कि आप बहुत से दिशाओं में जा सकते थे, एजुकेशन के फील्ड में भी जा सकते थे, चूँकि आप टैलेंटेड स्टूडेंट रहे हैं। तो आपने ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन है, ये क्या कोई इंस्पायर हुए आप, या ऐसा कोई वाकया घटा, या ये प्रवाह के साथ ही आप इस फील्ड में आ गए? देखिए, जब आप किसी मुकाम पर पहुंचते हैं या सफल होते हैं, तो प्रायः लोग ये कहते हैं कि ये व्यक्ति कितना भाग्यशाली है, आज यहाँ पर पहुंचा है। बहुत कम लोग होते हैं जो वस्तुतः ये जानते हैं कि उस मुकाम को पाने के लिए कितनी लंबी यात्रा करनी पड़ी है। जब मैं सेंट पॉल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में 6 से लेकर 11वीं तक हम लोगों ने पढ़ाई की, और सही मायने में यदि कहा जाए तो भविष्य की कोई योजना उस समय मस्तिष्क में नहीं हुआ करती थी। 8th क्लास का रिज़ल्ट आया, जो होशियार बच्चे थे वो मैथमेटिक्स लेते थे, तो हमने मैथमेटिक्स ले लिया। 9th 10th 11th मैथमेटिक्स से किया। 11th में मैं अकेला सेंट पॉल्स उच्चतर माध्यमिक शाला में सिर्फ एकमात्र विद्यार्थी ऐसा था जिसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी 5 विषय में डिस्टिंक्शन मिला था।
और उसके बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मार्क्स के बेसिस पे मेरा एडमिशन हुआ। परसेंटेज के आधार पे मेरा रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज भोपाल भी हो सकता था, लेकिन चूंकि पिताजी मेरे साधारण शिक्षक थे और ऐसी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो रायपुर से बाहर मुझे पढ़ा सकते थे, तो इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर में मैंने एडमिशन लिया। और बड़ी विडंबना कहूँ उसको कि शुरू के 3 महीने मुझको इंजीनियरिंग कॉलेज में लगा कि मैं कभी इंजीनियर नहीं बन पाऊँगा, क्योंकि बचपन से लेकर के 11वीं तक के हिंदी मीडियम में सारी पढ़ाई हुई थी, और अचानक कॉलेज में पहुंचने के बाद जब वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हुई तो शुरू के 3 महीने तो लगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन प्रयास करता रहा, विश्वास था। और जब फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट आए और रविशंकर यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कॉलेज में फ़र्स्ट ईयर में जब मैंने टॉप किया तो मुझे लगा कि नहीं यार, मैं इंजीनियर बन सकता हूँ। सेकेंड ईयर में प्रायः हम लोग सब्जेक्ट लेते थे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, माइनिंग। ये वाकई आज की स्थिति में जो आज की जनरेशन है उसको देखें और उस समय की जो परिस्थितियाँ हम लोग की थी उससे यदि कंपेयर करें तो लगता है कि कितना अवेयरनेस का अभाव उस समय था। इस सेकंड ईयर में सारे फ्रेंड्स लोग सिविल इंजीनियरिंग ले रहे थे तो हमने भी सिविल इंजीनियरिंग ले लिया। मतलब आगे चल के क्या करना है नहीं करना है ऐसा कोई भी उद्देश्य मस्तिष्क में स्पष्ट रूप से नहीं था। खैर इंजीनियरिंग कॉलेज में फिर फाइनल ईयर में भी यूनिवर्सिटी में मैंने टॉप किया, गोल्ड मेडल मिला। और चूँकि उस साल मेरी उम्र 21 साल नहीं हुई थी, मैंने 20 साल 8 महीने में इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी की थी, तो उस साल में किसी भी एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हो सकता था क्योंकि न्यूनतम उम्र वो 21 साल मांगते थे। तो मैंने सोचा कि समय का उपयोग किया जाए और इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने एडहॉक में लेक्चरशिप किया 2 वर्ष तक के। और इस दौरान बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में मैं भाग लेता था, सिलेक्शन भी होता था, लेकिन मैं जाता नहीं था। मुझे रायपुर से इतना प्रेम था कि रायपुर छोड़ने की इच्छा नहीं होती थी। मुझे लगता था कि यार मैं यहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरशिप करूंगा और कुछ कंसल्टेंसी, आर्किटेक्चरल कंसल्टेंसी या स्ट्रक्चरल कंसल्टेंसी करूंगा। इसी बीच में एक बड़ा अजीब सा वाक़या हुआ जो हमारे दोस्तों के साथ में मिल करके हम लोग डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठते थे हम लोग। तो रेलवेज़ का एग्ज़ामिनेशन मैंने दिया और मुझे इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स मिले नहीं क्योंकि इंग्लिश बहुत अच्छी थी नहीं, और रेलवे चूक गया। तो फिर मैंने सोचा कि यार नेक्स्ट ईयर फिर अच्छे से मेहनत करूंगा और यदि रेलवे में होगा तो मैं चला जाऊंगा। इसी बीच में एक बड़ी घटना हुई थी जो मैं अक्सर याद करता हूं और एक रोमांच सा होता है। उस समय सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम रायपुर में हुआ नहीं करते थे, तो हम लोग भोपाल गए हुए थे। और एक मेरा मित्र था, उसके पिताजी रायपुर में उस समय डिस्ट्रिक्ट जज हुआ करते थे। तो टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट श्यामला हिल्स के प्रिंसिपल के नाम से उन्होंने एक लेटर लिखा था और 15 दिन हम लोगों को रहना था वहाँ भोपाल में। और हमारा एग्ज़ामिनेशन का सेंटर हमीदिया कॉलेज में था। भोपाल रेलवे स्टेशन में उतर करके मैंने अपने मित्र से कहा कि यार श्यामला हिल्स बहुत दूर पड़ेगा, ऐसा करते हैं कि हमीदिया कॉलेज के पास ही कोई होटल ले लेते हैं और वहीं रुक जाते हैं करके। तो एक संगम होटल था वहाँ पे, वहाँ हम लोग रुके। और चौथे दिन मैंने हिसाब किताब लगाया, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कमरे का किराया। तो मैंने अपने मित्र से कहा यार अभी 10 दिन और रहना है और मेरे पास पैसे हैं नहीं। तो मेरा दोस्त बोला कि यार तो पापा तो बोले ही थे कि श्यामला हिल्स में रुक जाओ करके। और हम लोगों ने शाम को 8 बजे के आसपास पैकअप करके शिफ्ट किया और श्यामला हिल्स टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में चले गए। उसी रात को 1:30 बजे यूनियन कार्बाइड की गैस लीक वाली घटना हुई और 2 दिन के बाद हमको पता चला कि संगम होटल के ग्राउंड फ्लोर में जितने लोग रुके हुए थे वो सब ख़त्म हो गए थे। तो एक अजीब सी सिहरन आज भी होती है। वो मेरा मित्र दंतेवाड़ा पॉलिटेक्निक में प्रिंसिपल है, रमन मेहर नाम है उसका। हम लोग आज भी मिलते हैं तो उस दिन को याद करते हैं। लेकिन वो भी एक प्रकार से कभी मैं सोचता हूँ कि लगता है कि कभी जेब में पैसे नहीं हों तो भी ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। क्या मालूम उसके मस्तिष्क में क्या योजना बन रही है। सो मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड ऑलवेज़ हैव फेथ। जो अक्सर जो हमारा ब्रिंगिंग अप है या जो हमारा लालन पालन पोषण है वहाँ कहीं पर ये एक चीज़ मिस करती है कि हम प्रयास करते हैं और जगह जगह दौड़ेंगे, कभी हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे, कभी शंकर जी के मंदिर में जाएंगे, कभी दुर्गा जी के मंदिर में जाएंगे। इसका मतलब है कि हमारा विश्वास डगमगाता है। तो मैं ये मानता हूँ शुरू से कि प्रयास
करना मेरे हाथ में है और मुझे अपने ईश्वर पर विश्वास होना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। सफलता ज़रूर मिलती है। तो जब वो एग्ज़ाम हम इसी बीच में इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरशिप के लिए भी मैंने अप्लाई किया हुआ था, तो इंदौर से पीएससी का इंटरव्यू कॉल आया। मैंने सोचा कि यार यदि रेलवेज़ में फिर इस बार नहीं हुआ तो ये भी हाथ से निकल जाएगा, इसलिए अच्छा है कि लेक्चरशिप का इंटरव्यू दिया जाए। तो मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम भी बीच में छोड़ करके इंदौर चला गया इंटरव्यू देने के लिए। जब वहाँ इंटरव्यू देने के लिए गया तो वहाँ ग्रेजुएशन किया हुआ मैं अकेला विद्यार्थी था और बाकी सभी जो थे वो पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट किए हुए थे। तो वहाँ इंटरव्यू देने के बाद में मुझे लगा कि यार यहाँ भी मेरा होना मुश्किल है। और जब लौट करके आया तो मेरे पास में और कोई ऑप्शन था नहीं। एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का ही एग्ज़ाम बचा हुआ था, तो वो फिर मैंने पूरी मेहनत से उस परीक्षा को दिया और एक बार उसमें सिलेक्शन होने के बाद में फिर मैंने दोबारा किसी और एग्ज़ाम के लिए कोशिश नहीं की। तो मैं स्पष्ट रूप से यह मानता हूँ कि मैं किसी के मुझे बहुत वनों से प्रेम था या वन्य प्राणियों की रक्षा करना मेरा फ़र्ज़ था इसलिए मैं वन विभाग में आया, ये सब यू नेवर चूज़ योर डेस्टिनी। आपके किस्मत में जो लिखा है, परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि वो आपको अपनी नियति की तरफ ले जाती हैं। लेकिन मैं शुरू से ये मानता हूँ कि एक बार कहीं एक जगह पर पहुँचने के बाद में फिर अपना 100% उस जगह को देना चाहिए और वो मैंने वन विभाग की सेवा में अपना 100% दिया और इसीलिए बहुत सारी नई चीज़ें, नए इनोवेटिव्स वन विभाग में मैंने अपने सेवा काल में किए। देखिए कितनी रोचक घटना भोपाल गैस कांड का राकेश जी ने बताया कि कैसे अगर वहाँ से वो शिफ्ट नहीं करते तो उसके शिकार वो भी बन सकते थे और वो घटना आज भी वो याद करके वो सिहर जाते हैं। और कैसे उन्होंने अपने मित्र के नाम का भी उल्लेख किया कि ऐसी जीवन में कुछ घटनाएं हो जाती हैं जिसके कारण वो एक अमिट छाप हो जाती है और वो जब तक आप इस ब्रह्मांड में जीवित हैं तब तक वो घटना हमेशा आपके साथ रहती है। तो यही तात्पर्य है, यही कॉज है हमारे इस इंटरव्यू का कि ऐसी बातें निकल के सामने आए। और प्रायः ये होता है कि राकेश चतुर्वेदी जी आज इतने बड़े पद पे बैठे हैं तो इनके पास तो सब कुछ है, लेकिन किस प्रकार से आर्थिक स्थिति के कमज़ोर होने के कारण वो रायपुर से बाहर जाके एजुकेशन उन्होंने नहीं किया और कैसे उन्होंने बताया कि नाश्ता, लंच, डिनर और रूम के किराया वो कैलकुलेट करके कि आगे 10 दिन और सरवाइव करना है, हम कैसे करेंगे। देखिए यही जो चीज़ें होती हैं ना, यही चीज़ें आगे काउंट करती हैं। आज उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज भी उन्हें वो चीज़ें याद हैं, इसीलिए वो सक्सेसफुल हैं। एक आम व्यक्ति विशिष्ट तभी बनता है जब वो अपने अतीत को नहीं भूलता है और वर्तमान में काम सतत काम करता रहता है। और भविष्य तो जैसे राकेश जी ने कहा कि वो नियति है, पहले से डिसाइडेड है, वैसी परिस्थितियाँ अपने आप निर्मित हो जाती हैं कि ऑटोमेटिक हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं। और जैसा कि ये युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा प्रेरणा वाली बात है कि जब हम अपने प्रोफेशन में या एक डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं तो हमें 100% देना चाहिए। और वो जब 100% देते हैं तो जो एक जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती, वो अतुलनीय है। और वहाँ से आपकी गुणवत्ता निखर के आती है जो कि दुनिया देखती है और तब आपको एक सक्सेसफुल पर्सन कहा जाता है। राकेश जी, ये सब हाई नोट की बातें हो गई। विवाह आपका कब हुआ, शादी कैसे हुई? शादी के समय मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में सिलेक्शन के बाद देहरादून नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी में ट्रेनिंग में था और चूंकि भारतीय वन सेवा में मेरा चयन हो गया था तो रायपुर में पुरानी बस्ती में ही हमारा मकान था। और पिताजी और माताजी बड़े परेशान थे क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रिश्ते को लेकर के वहाँ पर आती थीं और वो सीधे साधे सरल लोग थे तो बहुत ज़्यादा व्यथित हो जाते थे। तो इसी बीच में एक ऐसी कोई घटना हुई कि एक महिला हमारे पिताजी माताजी से मिलने के लिए गई और उन्होंने कहा कि हम जानते हैं आपके यहाँ बहुत बड़े बड़े लोगों के रिश्ते आ रहे हैं, आप एक बार हमारी बेटी से भी मिल लीजिए। और फिर 2 दिन के बाद में कुछ और लोग आकर के बोले कि नहीं वहाँ बिल्कुल शादी मत करना, वो तो लड़की बहुत तेज़ स्वभाव की है, बहुत गुस्सैल है।
तो हमारे पिताजी ने हमारी माताजी से कहा कि चल यार देख करके आते हैं कि एक ही व्यक्ति के बारे में दो कॉमन लोग अलग अलग बात क्यों कर रहे हैं। और हमारी श्रीमती जी सी सर्टिफिकेट होल्डर है एनसीसी में, GCO रही है वो, और 26 जनवरी का जो परेड उस समय रायपुर में होता था उसकी पायलटिंग करती थी। तो 26 जनवरी के दिन ही हमारे पिताजी और माताजी उनके घर गए और 1-1.5 घंटे तक पिताजी ने उनसे बातचीत किया और निकलते समय उन्होंने 1 रुपये का सिक्का उसको पकड़ा दिया। तो हमारी श्रीमती जी को समझ में नहीं आया कि ये कौन लोग हैं, क्या हैं और ऐसा क्यों करके चले गए। तो हमारी जो मदर इन लॉ हैं उन्होंने उसको कहा कि नहीं, वो किसी लड़की के पास आते हैं तो एक शुभ वो होता है, ऐसा देते हैं ऐसा। और उसके पहले उनको पता नहीं था कि वो देखने के लिए आने वाले हैं? वो लड़की को नहीं मालूम था, लड़की को नहीं मालूम था। और उसके बाद में देहरादून में मुझे एक चिट्ठी मिली कि रामनवमी के दिन सगाई तय हो गई है, छुट्टी लेकर के आ जाओ। और बिना देखे मैं आया और सगाई हुई और शादी हो गई और आज शानदार 37 साल विवाह के हम लोगों के पूरे हो चुके हैं और वी आर लीडिंग ए वेरी हैप्पी लाइफ, इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। और सगाई की पहले आपने देखा नहीं था उन्हें? सगाई के पहले मैंने नहीं देखा था, सिर्फ सगाई जिस दिन शाम को होने वाली थी उस दिन सुबह 10 मिनट जो है हम लोग आपस में एक कमरे में बैठे थे, न उसने मुझसे कुछ पूछा न मैंने उससे कुछ पूछा। वो ज़मीन को देखती रही और मैं आकाश को देखते रहा और हमारी शादी हो गई। वाह, इसी को बोलते हैं कि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो जब भाभी जी ज़मीन को देखते रहीं और राकेश जी आसमान को देखते रहे तो यकीनन वो संबंध तो ऊपर वाला ही लिख के भेजता है, बना के भेजता है। तो यही होता है कि जब कोइंसिडेंस जहाँ मिलने रहते हैं, जो तो बोलते हैं कि जोड़ियाँ स्वर्ग में बनती हैं, तो यही होता है कि किस प्रकार से बिना देखे, देखिए ये इससे एक संदेश और मिलता है, मॉरल वैल्यूज़। फैमिली की जो वैल्यूज़ है आज कहीं विलुप्त होती जा रही है, वो फैमिली की वैल्यूज़ जीवंत रखना बहुत ज़रूरी है। और यही जो संस्कार होते हैं हमारे आने वाली पीढ़ियों में कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो कि आज के युग में भारत की संस्कृति को विदेशी लोग अडॉप्ट कर चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कर रहे हैं, कर चुके हैं, और हम अपनी ही संस्कृति को बोलते जा रहे हैं। तो इस इंटरव्यू के इस छोटे से एक फ्रेज से ये भी एक बहुत शानदार मैसेज मिलता है। तो मुझे ज़रूर यकीन है कि दर्शक इससे भी कुछ सीखेंगे। राकेश जी, थोड़ी सी और हम कुरैत के आपसे और कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्योंकि आपने जिक्र किया कि कुछ लोगों ने बताया था कि लड़की गुस्सैल है, लड़की हाई टेम्पर्ड है। तो कभी उस टेम्पर का शिकार हुए आप लास्ट 37 ईयर्स में? हमारी श्रीमती जी रत्ना का एक व्यक्तित्व का एक बहुत शानदार पहलू वही है कि वो धोखा, छल, कपट, झूठ, ये सबसे कोसों दूर है। यदि आप शराब पीते हैं तो आप बता दीजिए, वो बुरा नहीं मानेगी, लेकिन यदि आप छुप के पिएंगे तो ज़रूर बुरा मानेगी। तो कभी ऐसी घटनाएं 1-2 बार हुई हैं और जब उन्होंने अपना क्रोध मुझ पर व्यक्त किया, लेकिन उसकी जो स्पष्टवादिता है उसके कारण से फिर हमको कभी दिक्कत नहीं हुई। हमको भी ये महसूस हुआ कि नहीं यार, जब हम इतना जीवन साथ में बिताना है हमको, तो हमारे आपस के बीच में क्यों इस तरह का गैप या पर्दा या झूठ और छल फरेब की कोई गुंजाइश नहीं। तो ये मैंने उसके जो कैरेक्टर का एक बड़ा पिक्यूलियर पहलू है कि जैसे इवन सर्वेंट्स के केस में होता है, यदि सर्वेंट झूठ बोलेंगे बहुत नाराज़ होती है, सर्वेंट साफ साफ बता दे तो सब छोड़ के उसकी मदद करेगी वो। तो वो एक चीज़ जो है, और उसका शायद असर हमारे बच्चों के ऊपर में भी आया। एक बार ऐसे ही कभी सुबह मैं 6-6:30 बजे उठ करके चाय पीता हूँ और उस समय मोबाइल फ़ोन हुआ नहीं करता था, कॉर्डलेस फ़ोन रखते थे और फ़ोन बहुत आते थे, D4 रायपुर था। तो ऐसी किसी बात पे जब मेरा बेटा भी उस समय साथ में खेल रहा था, 7-8 साल का रहा होगा, तो वो घंटी बजी तो मेरे मुंह से निकल गया कि बोल दे यार वॉक पे गए हैं। तो बेटा मेरा मुझसे बोलता है कि आप तो घर में हैं, मैं ऐसा कैसे बोलूँगा। तो मैं बोला भैया ला मेरे को बात करा ऐसा करके। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में, हम जितना ज़्यादा क्लैरिटी रखेंगे, मुझको ऐसा लगता है कि लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम जो होती है वो कम्युनिकेशन गैप के कारण होती है या कन्फ्यूजन्स के कारण होती है। हम लाइफ को जितना सिंपल रखेंगे, जितना क्लियर रखेंगे, उतनी समस्याएं कम होंगी। ये मेरा अपना व्यक्तिगत ओपिनियन है और मैंने उसको जिया है, देखा है। और इसीलिए कभी कभी मेरी उम्र 59 साल होने को जा रही है, आज तक न मेरे परिवार में, न मेरे फ्रेंड सर्किल में, न मेरे सबॉर्डिनेट ने कभी मुझको ऊंची आवाज़ में बात करते सुना है या क्रोधित होते देखा हुआ है। उसका सिंपल सा कारण यही है कि हम व्यक्ति को वो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट नहीं करते। हम कभी उस व्यक्ति की सिर्फ अच्छाई से अपने आप के मतलब रखेंगे और ये भूल जाते हैं कि भाई व्यक्ति व्यक्ति है।
जैसे हम एक वो ड्राइवर है या सर्वेंट है, तो हम उसकी पहचान ड्राइवर और सर्वेंट के रूप में करने लगते हैं। हमको ये सोचना चाहिए कि यार वो इंसान है, वो अच्छाई भी हो सकती है, उसमें बुराई भी हो सकती है। से राकेश जी ने उन चीज़ों का विवरण किया और छोटे छोटे पॉइंट्स में बहुत से मैसेज उन्होंने इंक्लूड करके दर्शकों तक पहुंचाया है। और यकीनन ये सीखने वाली बात है कि जैसे फैमिली की मॉरल वैल्यूज़ की बात हो रही थी, वैसे ही मैरिड लाइफ में आजकल बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी, स्पष्टवादिता ये इतनी ज़रूरी है। और अगर हम एक दूसरे से बिल्कुल भी कोई छुपाए ना, तो यकीनन ये लॉन्ग लास्टिंग चलेगा और मैरिड लाइफ हमेशा सक्सेसफुल होगी। और जैसा राकेश जी ने कहा कि उसका असर बच्चों पे भी पड़ता है। तो हम आने वाले जनरेशन को क्या देना चाहते हैं, उसका अनुसरण पहले हमें अपने जीवन में करना पड़ेगा और उसके बाद उन्हें देने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही ले लेंगे। तो ये प्रकृति का नियम है और प्रकृति के नियम के अनुसार जो चलता है वो सतत आगे बढ़ता रहता है। राकेश जी कहते हैं कि एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे हमेशा एक स्त्री का हाथ होता है, एक खासकर पुरुष के पीछे। तो आपकी जीवन संगिनी ने पल पल पे आपका साथ दिया है और ऐसी कोई घटना आपको याद होगी कि कभी आप बहुत कश्मकश में होंगे या सबके लाइफ में एक डिप्रेशन का भी फेज़ आता है, ये सतत है। तो कभी ऐसा आपको कोई ऐसा वाक़या याद है जो दर्शकों को बताना चाहेंगे? प्रायः ये कहते हैं कि किसी सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरी सफलता के पीछे 4 महिलाओं का हाथ रहा है। पहली महिला जो थी वो मेरी माताजी थी। वो 2-3 बातें जो हमेशा कहती थी वो मुझे आज भी बहुत अच्छी तरह से याद है और शायद कहीं ना कहीं मेरे व्यक्तित्व में वो आता भी है। मेरी माँ कहती थी कि बेटा, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, तुम अपने बारे में क्या सोचते हो ये महत्वपूर्ण है। और जिस दिन तुमको ये लगता है कि तुम अपनी नज़रों में गिर रहे हो तो समझ जाओ कि तुम्हारे संभलने का समय आ गया है। दूसरा, एक बड़ी अच्छी घटना हुई थी कि जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में फाइनल ईयर में था और दूसरे दिन सुबह 10 बजे मेरा एग्ज़ाम था। मैं 10 बजे रात को पढ़ाई ख़त्म करके सो गया और करीब आधे घंटे बाद में मेरी माँ ने मुझे उठाया और बोला, बेटा कोई लड़का आया है, कुछ समझना चाहता है। तो मैंने बोला कि माँ उसको बोल दो सो गया है। माताजी थोड़ी देर रुकी और बोली कि बेटा वो तेरे दरवाजे पे आया है, विद्यादान से बड़ा कोई दान होता नहीं है। तेरे जैसे बहुत लोग शहर में घूम रहे होंगे, हो सकता है उसकी मदद करने के लिए ईश्वर तुझको माध्यम बना रहा है, इसलिए उसको मना मत कर। मैं उठा और रात को मैंने 1.5 घंटे उस लड़के को, जबकि वो जूनियर क्लास का था, दूसरे विषय से संबंधित विषय लेकर के आया था, लेकिन मैंने उसको पढ़ाया। तो ये कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें छोटी छोटी वो हमेशा इसको इंस्पायर करती थी। और इतने कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार के होने के बाद भी जब मेरे मुस्लिम दोस्त या क्रिश्चियन दोस्त हफ्ते 10 दिन में यदि मेरे घर नहीं आते थे तो वो पूछती थी कि अरे वो रियाज नहीं आया, लड्डू नहीं आया। और वो लड़के आते थे तो वो किचन में घुस करके डब्बों से सब चीज़ें निकाल के खाते थे, वो कभी बुरा नहीं मानती थी। तो एक हमारी अपनी जो परंपराएं हैं उसका सम्मान करते हुए एक इंसानियत के नाते दूसरे लोगों के साथ में किस तरह से मिलजुल करके रहना, एक बड़ी अच्छी प्रेरणा शुरू से उनका रहा। दूसरी, जब मेरी शादी हुई तो मेरी मदर इन लॉ जो थी वो हमेशा मुझको कहती थी कि तुम रोटरी ज्वाइन करो, तुम डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बन सकते हो। जब शादी हुई थी 86 में, तब मैंने कभी इसको सोचा नहीं था, लेकिन वो हमेशा मुझको इंस्पायर करती थी। और ये फैक्ट है कि 97-98 में मैंने रोटरी ज्वाइन किया और 2013-14 में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश इसका डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी रहा रोटरी में और काफ़ी ऊंचाई मैंने उसमें भी हासिल की। श्रीमती जी का मैं बड़ा स्पष्ट रूप से मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में वो किस हद तक के पहुँचता है या गिरता है, उसके पीछे उसकी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ होता है। मैं घर से बाहर निकलता हूँ, मुझे घर की कोई चिंता नहीं होती है और मेरे इतने साल की सर्विस में मैं आज तक कभी एक फ़ाइल घर पे नहीं लाया। मैं जैसे ही घर की डेहरी पे कदम रखता हूँ मैं ऑफिस भूल जाता हूँ। घर के अंदर मैं एक पति हूँ, एक पिता हूँ, एक पुत्र हूँ। घर के बाहर मैं एक अफसर हूँ और घर के बाहर सिर्फ जब निकलता हूँ श्रीमती जी सिर्फ एक शब्द पूछती है, राम को कितने बजे आओगे, खाना खाओगे या नहीं खाओगे। एक बार लाइफ में ऐसा हुआ जिसको हम प्रोफेशनल हैज़ार्ड कह सकते हैं। हर आदमी के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं
2007 से लेकर के लगभग 2016 तक का समय मेरे लाइफ का बहुत संक्रमण काल था। और उस दौरान बहुत सारे जूनियर मुझसे थे जिनकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स मैंने लिखी थी, वो मुझसे प्रमोट होकर के आगे निकल गए थे और कभी कभी बड़ा फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन सा होता था। लेकिन चूँकि मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ रहा है, इसलिए कभी मैंने लाइफ में अपने आप को अकेला नहीं समझा। और फैमिली वैल्यूज़ को समझने के कारण मुझे हमेशा लगता था कि नहीं यार, दुनिया छोड़ देगी मेरी बीवी और मेरे बच्चे और मेरे माँ बाप, ये 4 लोग मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। एक समय ऐसा आया था जब मैंने लगभग तय कर लिया था कि मैं रिज़ाइन कर दूंगा। ये 2007 के आसपास की बात है। और रात को मैंने निर्णय ले करके सुबह घर से निकलने के पहले मैंने सोचा कि यार इतनी बड़ी बात है और ये बात तो श्रीमती जी को बतानी चाहिए, क्योंकि मुझे अपने भविष्य को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं रहा था। भाई, जब मैं 3 किलोमीटर पैदल चल के सेंट पॉल्स स्कूल पढ़ने जाता था, अपने बारिश में एक पॉलीथीन शीट में अपने आप को और अपनी किताबों को बचाते हुए, और बाजू से कोई कार गुजरती थी छींटे उड़ाते हुए, तो मैंने कभी कभी उसको घृणा की दृष्टि से नहीं देखता था। मैं हमेशा यही सोचता था कि यार एक दिन इस शहर में मैं भी कार में घूमूंगा, लेकिन मैं किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछालूंगा। एक नज़र देखता था, आगे बढ़ जाता था। तो इसलिए मुझे ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा क्रेज़ या ग्लैमर चीज़ों का कभी नहीं रहा। मैं लगता था यार मैं किसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ा लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो सुबह के समय जब मैंने अपनी श्रीमती जी को नाश्ता करने के बाद मैंने कहा कि यार मैंने ऐसा ऐसा निर्णय लिया है एंड आई एम गोइंग टू रिज़ाइन, तो मेरी श्रीमती जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी उस दिन कि ये तो युद्ध के मैदान को छोड़ के भागने वाली बात हो जाएगी, और तुम तो शुरू से सर्वाइवर रहे हो, फाइटर रहे हो, तो तुम आज की समस्या को या प्रॉब्लम को याद करने के बजाय अतीत की अपनी उपलब्धियों को क्यों नहीं याद करते, उससे तुम इंस्पायर होगे। और मेरी सलाह है कि तुम लड़ो, और जिस दिन तुम इस लड़ करके जीतोगे उस दिन तुम रिज़ाइन कर देना। क्योंकि मैंने शादी राकेश चतुर्वेदी से की है। राकेश चतुर्वेदी CCF या राकेश चतुर्वेदी PCCF से नहीं की है। और वो एक दिन था जो शायद मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट था। और एक चीज़ मैंने ये भी महसूस की है कि आप जैसा सोचते हैं शायद परिस्थितियाँ भी उसी तरह से मिलती है, लोग भी उसी तरह से मिलते हैं। कि जब उस डिप्रेशन के दौर से मैं गुजर रहा था तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे साथ कोई नहीं है, सब मेरा साथ छोड़ रहे हैं। और उस दिन जब ये अपनी श्रीमती जी से इंस्पायर होकर के जब मैं निकला और मुझे लगा कि नहीं यार मैं लड़ूंगा, तो मुझे ऐसे लगने लगा कि बहुत सारे लोग मेरे साथ में हैं। और वो धीरे धीरे बादल हटते गए और ईश्वर की कृपा थी, लोगों का प्रेम था, शायद ईश्वर मुझे और मौका देना चाहता था काम करने का। तो वो सारी संकटों से निकल करके आज मैं यहाँ पर पहुँचा। तो ये एक इंसिडेंस लाइफ का है कि मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि माँ के बाद यदि किसी व्यक्ति के जीवन में किसी एक महिला का रोल होता है तो वो उसकी पत्नी का होता है। और यहाँ विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूँगा अपनी बेटी का, क्योंकि हमारी कोई बहन थी नहीं, हम 2 ही भाई थे। तो एक बहन की क्या भूमिका लाइफ में हो सकती है ये हमने कभी महसूस नहीं किया था। और जब मेरे घर में मेरी बिटिया का जन्म हुआ तो मुझे ऐसा लगा जैसे एक साथ मेरी दादी, मेरी माँ, मेरी बहन सब एक साथ इकट्ठे होकर के आ गए। और बहुत कम लोगों को यदि ये बताऊंगा तो शायद आश्चर्य हुआ कि वो मेरी बेटी है, 28 साल उम्र है, मैं 60 साल का होने जा रहा हूँ। और आज भी यदि कुछ ऐसा लाइफ में कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी या कन्फ्यूजन या कुछ ऐसा क्रिएट होता है, मैं इमीडिएटली अपनी बिटिया से कंसल्ट करता हूँ। एंड एट टाइम्स मैं, मेरी श्रीमती जी, मेरा बेटा भी, हम लोग उससे सलाह लेते हैं। तो ये दिस इज़ व्हाट इज़ लाइफ, कि आप किस चीज़ को किस परिवेश में किस दृष्टिकोण से अपने लाइफ में लेते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। तो ये एक ऐसी घटना थी कि भाई मेरी माँ के बाद मेरी मदर इन लॉ, देन फिर मेरी वाइफ, अब वो मेरी बहू आ गई है। तो जब बिटिया की शादी हुई, बाहर गई, तो जब बहू आई तो वो लगता ही नहीं कि वो बहू है। वो जैसा मेरी बिटिया करती थी वैसा वो करती है। सुबह से चिल्लाएगी, पापा ये करो, ये पहनो, ये खाओ, ये क्यों नहीं कर रहे हो। और कभी हमने उसको बहू जैसा समझा ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी लाइफ की समस्याएं जो हैं वो जब हम इंसान को उसके रिश्तों में बांध देते हैं तो होती है।
हम यदि इंसान को इंसान समझे तो मुझे लगता है कि सारी समस्या का हल निकल आएगा। हम बेटी को बेटी समझेंगे, बहू को बहू समझेंगे, बेटे को बेटा, दामाद को दामाद, ये सब नहीं होना चाहिए। आप बेटा समझने से पहले उसको इंसान समझिए, दामाद समझने से पहले उसको इंसान समझिए, बेटी या बहू समझने से पहले उसको इंसान समझिए। तो मुझे लगता है कि सारे कॉम्प्लिकेशंस लाइफ में क्लियर हो जाते हैं और आप जैसा जीना चाहते हैं ये चॉइस आपका है। देखिए कितनी बढ़िया तरीके से मैं देख रहा था कि राकेश जी फ्लैशबैक में चले गए थे, कैमरे पे उनका कम ध्यान था, क्योंकि समझ में आता है जब आदमी अपने अतीत को टटोलता है, जब अतीत में जाता है तो ऐसी बहुत सी मेमोरीज, बहुत सी यादें सामने आ जाती हैं जो लाइफ में पल पल और पग पग पर हमें एक इंस्पिरेशन का, एक प्रेरणा का काम करती हैं। तो यकीनन यही, फिर से मैं बोलता हूँ, यही हमारा कॉज है। तब पीपी शो का कॉज यही है कि इन बातों से, देखिए कितनी गहरी बातें, स्ट्रगल क्या होता है, आर्थिक तंगी क्या होती है, जूझना कैसे बढ़ता है, और रण में लड़ने वाला ही रणविजय कहलाता है। इसका एग्जाम्पल अभी अभी राकेश जी ने दिया है। और कैसे एक अर्धांगिनी का, एक माता का, इवन एक सास का और बेटी का कैसा सपोर्ट होता है, कैसा एक सहयोग होता है। और एक इंसान, सबसे पहले रिश्तों में इंसानियत को ढूंढना चाहिए, क्योंकि कितना बड़ा संदेश है ये। और अगर छोटी सी बातें होती हैं, अगर हम छोटी सी बातें समझ जाएंगे तो शायद ये जो रिश्तों में क्लेश है ये कभी हो ही ना। तो वाकई आज मेरे पास भी शब्द कम पड़ रहे हैं और मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि राकेश जी को जितना मैं जानता हूँ, अब तो बोलूँगा जानता था, आज इस समय अभी और उसमें इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, मैं बहुत कुछ सीखने भी मिला। ये भी मेरे लिए भी इंस्पिरेशन की बात है। राकेश जी, गाने का, घूमने का, खाने का कई लोगों को शौक़ होता है। आपको भी लगता है जिंदा इंसान है आप, तो गाने होने का शौक़ है आपका? इसमें मुझको खाना बनाने का बहुत अच्छा शौक़ है। आपको शायद नहीं मालूम होगा, मैं छत्तीसगढ़ी जितने डिश होते हैं, ठेठरी, कुर्मी, खाजा, पिड़िया, अनरसा, ये सब बना सकता हूँ। क्योंकि बचपन से क्या है, जैसे मैंने बताया अभी, हमारी बहन नहीं थी तो माताजी जब ये सारी चीज़ें बनाती थी मैं उनको असिस्ट करता था। तो छत्तीसगढ़ी खाने का जो टेस्ट है और उनके प्रिपरेशन की वो विधि है, वो सब मुझे बहुत अच्छे से आते हैं। पढ़ने का मुझे बहुत शौक़ है, घूमने का बहुत शौक़ है, नई नई जगहें देखने का। और आज भी हमारे स्कूल के हम लोग 4-5 मित्र हैं, वो हर साल किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर कोई नॉर्मल टूरिस्ट नहीं आता, और जो आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के हैं या कल्चरल इम्पोर्टेंस के हैं, और वो प्योरली एकेडमिक हमारा उद्देश्य रहता है। तो वो शौक़ है। दूसरा, स्टेज का भी काफ़ी प्लेस में हम लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेज में, देहरादून एकेडमी में, मसूरी एकेडमी में प्ले किया। हिंदी साहित्य और डिबेट, स्पीच कंपटीशन, ये सब का एक मुझको बहुत बचपन से बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहा है। और 1972 से लेकर के 1983 तक 11 साल रायपुर में विवेकानंद आश्रम में जो भाषण प्रतियोगिता होती थी, उसमें लगभग 11 बार मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था। और मुझे विज्ञान भवन में दिल्ली में भी ऑल इंडिया स्कूल स्पीच कंपटीशन में भाग लेने का मौका मिला था। तो उसके कारण से जो अध्ययन और भ्रमण, ये 2 चीज़ मेरी बहुत हॉबी रही है। फिल्में देखने का बहुत शौक़ है बचपन से। हम लोग तो, हमारे पिताजी ही हमको परीक्षा दे के आते थे, पूछते थे यार पेपर कैसे बना, बोलते थे ठीक है, ठीक ठाक बना है, पास हो जाओगे ना? बोले हाँ हो जाएंगे, चलो सिनेमा देख के आते हैं। तो बचपन से वो इतना ज़्यादा शौक़ रहा है मूवीज़ देखने का, आज भी वो शौक़ बरकरार है। समय निकलता है तो 2 ही काम करते हैं, या तो मूवी देखते हैं या फिर किताब पढ़ते हैं या म्यूज़िक सुनते हैं। जहाँ तक गाना गाने का है तो बाथरूम सिंगर नहीं रहे, खुलेआम मंच से गाते हैं, चाहे उल्टा सीधा गाएं। लेकिन कोई भी चीज़ जो है वो स्पोर्ट्स में, जैसे हमको ब्रिज खेलने का बड़ा शौक़ रहा है, बैडमिंटन का रहा है, बिलियर्ड्स छत्तीसगढ़ में नहीं था लेकिन देहरादून एकेडमी में जाने के बाद हमने सीखा और उसका भी काफ़ी शौक़ रहा है। तो लाइफ में कुछ न कुछ हॉबी होनी चाहिए। अपने काम के अलावा जब भी समय मिलता है तो चाहे किताबें पढ़ें, चाहे घूमें फिरें, क्योंकि ज़िंदगी को सही मायने में यदि हमको एक संतोष के साथ में उसको जीना है तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे कभी कभी बड़ा अफसोस होता है, कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिनकी लाइफ में कोई हॉबी नहीं है। मुझे लगता है कि यार ये ज़िंदगी जीते कैसे होंगे,
क्योंकि जीवन में काम के अलावा भी बहुत सारा समय ऐसा आता है जब आपके पास में पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कुछ समय ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ आप अपने साथ में रहें, और रिलेशंस में स्पेस एक होना चाहिए कि भाई मैं यदि अपने 4 दोस्तों के साथ जाता हूँ तो मैं दोस्तों का होकर रह जाता हूँ। तो गाने का सच ऐसा कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं रहे हैं, लेकिन कल्चरल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, हाँ म्यूज़िक, एक ही चीज़ का मुझे जीवन में अफसोस रहा कि मैं आज तक कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट नहीं सीख पाया। बहुत कोशिश की लेकिन वो नैक पकड़ ही नहीं पाया, मैं नहीं सीख पाया। माउथ ऑर्गन सीखा, बेंजो सीखा, तबला बजाने की कोशिश की, लेकिन वो नई नैक सीख पाया। तो खैर इंसान हर चीज़ जो चाहे वो हो जाए ये ज़रूरी नहीं है, क्या कर सकता है ये जानना ज़रूरी है। तो इसी तरह से आज भी म्यूज़िक का शौक़ है। यदि मैं यात्रा करता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, तो मेरे 2 ही शौक़ हैं, या तो मैं नॉवेल पढ़ूँगा या म्यूज़िक सुनूँगा। बहुत बढ़िया। देखिए यही होता है कि ना ज़िंदगी को जिंदा दिली से जीना चाहिए, और बिना रस के तो आदमी नीरस हो जाएगा। तो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ रस ज़रूरी है। और बहुत अच्छी बात है कि खाना बना लेते हैं, और छत्तीसगढ़ी की पूरी डिशेस की प्रिपरेशंस राकेश जी को पता है। तो यकीनन भाभी जी को भी किचन में बहुत हेल्प मिलती होगी। कोविड काल में भी बहुत लोगों ने किचन में, खासकर पुरुषों ने, समय पूरा था तो किचन में हाथ आजमाया। तो मुझे तो एक प्रश्न पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये तो 100% राकेश जी ने किचन संभाला होगा उस समय। राकेश जी, कोविड काल में बहुत लोग डिप्रेशन में चले गए, बहुत लोगों ने अपनों को खोया, बिजनेस बर्बाद हुए, पूरा वर्ल्ड बंद हो गया था। तो कोविड में जो लोग अभी भी कोविड से ग्रसित हैं उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? जो फर्स्ट वेव जो आई थी, मैं समझता हूँ सबसे क्रिटिकल जो था वो फर्स्ट वेव था, क्योंकि उसमें जो लॉकडाउन 1, 2 और 3 जिसमें इंसान पूरी तरह से घर में कन्फाइंड हो गया था, हम उस फेज़ का एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा कि हम लोग तो डिपार्टमेंट में जिस पद पर हैं सर्वेंट्स की कमी नहीं होती है, तो बहुत ज़्यादा सुविधा भोगी भी लोग हो जाते हैं। शुरू के 21 दिन जो लॉकडाउन के थे, मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस दौरान घर में एक भी सर्वेंट नहीं था। मैं, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरा बेटा और मेरी बहू, हम सिर्फ 5 इंसान जो थे वो घर में थे। और मुझको ऐसा लगता था कि चाहे उसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहिए या जिसको सिल्वर लाइनिंग बिहाइंड ब्लैक क्लाउड्स कहते हैं वो कहिए, वो 21 दिन का जो समय था वो हम 5 के लिए शायद जीवन का सबसे स्वर्णिम समय था। कि सुबह उठ करके हमारा बेटा हम 5 को म्यूज़िक लगा करके वो जिम में एक्सरसाइज कराता था ऊपर छत पे। उसके बाद में सबकी ड्यूटी लगी हुई थी कि कौन सब्जी, मेरी ड्यूटी थी दोनों टाइम जो है वो सब्जी काटने की, किचन में हेल्प करने की, झाड़ू पोछा कौन करेगा, बर्तन कौन धोएगा, कपड़े कौन धोएगा, प्रेस कौन करेगा। और उसके बाद में शाम को 7, साढ़े 7 बजे सब टीवी के सामने बैठ जाते थे और 12-1 बजे तक के टीवी देख। मुझको लगता है वो 21 दिन कैसे निकले ये मुझे आज भी आश्चर्य होता है। मैं ये नहीं समझ पाता कि लोग डिप्रेशन के शिकार होते क्यों हैं। शायद इसीलिए होते हैं कि उनकी लाइफ में और कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या हॉबीज़ या एक ये होता है, ये इसीलिए इसी समय ऐसा लगता है कि यार ये होना कितना ज़रूरी है। वो 21 दिन का पीरियड मुझे ऐसा लगता है कि हम 5 को एक दूसरे को समझने का बेस्ट मौका था। सेकंड वेव के जस्ट पहले मुझको और वाइफ को कोरोना पॉजिटिव हुआ, घर में सारे लोगों को हुआ। उसके बाद में श्रीमती जी की तबीयत थोड़ा ज़्यादा गड़बड़ हुई थी, मुझे भी रिकवर होने में बहुत समय लगा। तो मैं आज भी जो ये कोविड के पीरियड में जो एक बहुत बड़ा सेटबैक पूरी दुनिया में आया, लोग डिप्रेशन के शिकार हुए, फ्रस्ट्रेशन के शिकार हुए, बिजनेस डाउन हुआ, मुझको एक मैसेज मैं लोगों को देना चाहूँगा कि लाइफ में जिसको कहते हैं कि अपोजिट वैल्यूज़ होती हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। जीवन में यदि सुख आता है तो दुख आता है। आप देखिए प्रकृति में ईश्वर ने हर चीज़ को इसीलिए 2 बनाया है, स्त्री पुरुष, लाभ हानि, दिन रात, ठंड गर्म। तो हम जब खुशी का समय रहता है तो बहुत खुश हो जाते हैं, जब कोई ऐसी परिस्थितियां आती हैं हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि
ये जो हमारा मस्तिष्क है इस पे हमारा नियंत्रण नहीं है, किसी और का नियंत्रण है। तो ये सारी चीज़ें जो होते हैं, जो योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये हम लोग की लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इसको, क्योंकि हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग से श्री रविशंकर जी से जुड़े हुए हैं। तो आज से नहीं, सन 2001-2 से जो है वो योगा, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन ये हम लोग के रूटीन में है। तो ये चीज़ें आपके माइंड को कंट्रोल करती हैं, माइंड को नियंत्रित करती हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। जिसे कहते हैं कि एक्सेप्ट द पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर। को जो चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं है उससे लड़ने की बजाय उसको एक्सेप्ट करने में ही बुद्धिमानी है। और जो चीज़ हम सक्षम है, समर्थ हैं, हम बदल सकते हैं, उसको हमको बदलने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, जो हम नहीं बदल सकते, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और इस दोनों के बीच के अंतर को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं किस चीज़ को परिवर्तित कर सकता हूँ और किस चीज़ को नहीं कर सकता। ये समझ होनी बहुत ज़रूरी है। और जिस दिन इंसान को ये समझ आ जाएगी वो कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा कि मैं अपनी क्षमता से वो काम करूँगा जो मैं कर सकता हूँ और जो नहीं कर सकता उसको मैं एक्सेप्ट करूँगा। तीसरी एक और चीज़ इस अवसर का लाभ लेकर के मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि डोंट बिकम फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन। लाइफ में एक ये बहुत 99% लोगों को मैं देखता हूँ कि वो इस बीमारी से ग्रसित हैं कि एक आदमी आकर के आपको बोलेगा कि यार वो फलाना आदमी तुम्हारे बारे में ये बोल रहा था, वो फलाना तुम्हारे बारे में ये बोल रहा था, हो गया काम। वो बोल रहा था या नहीं बोल रहा था नहीं मालूम। मेरे साथ भी ये हम लोग भी इस दौर से गुजरते हैं, लेकिन मेरा स्टांस इसमें हमेशा क्लियर रहता है। कई लोग आकर के बोले सर वो फलाना आदमी आपके बारे में ऐसा बोल रहा था। मैं बोले यार जिस देश में लोग राम, कृष्ण और गांधी को नहीं छोड़े, हम लोग कहाँ लगते हैं, है ना। राजा के पीठ पीछे सब बुराई करते हैं। मेरे सामने आके बात करे तो मैं बात करूँगा, छोड़ो उसको, आगे बढ़ो। और वो आदमी यदि मेरे सामने आता है तो मैं उससे उसी तरीके से बात करता हूँ कि जैसे मैं उसके साथ में सामान्य व्यवहार करता हूँ, अनभिज्ञ हूँ। तो ये चीज़ें जो होती हैं। और दूसरा एक बहुत बड़ा मैसेज है जिसको बोलते हैं ना, जो अभी मैंने कहा कि डोंट बिकम फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन। ये इस लाइफ में बहुत ज़रूरी है कि मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, मेरी सोच अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है और मेरा दिमाग मेरा है, मैं इसको किसी और व्यक्ति को इसके साथ खेलने की इजाज़त नहीं दे सकता। ये डिटर्मिनेशन लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और दूसरा एक बहुत छोटा सा वाक़या आप लोगों से शेयर करूँगा कि हमेशा 31 दिसंबर को कुछ हमारे पत्रकार मित्रों के फ़ोन आते थे 3-4 साल पहले, अब आना बंद हो गया, कि बोले सर कल नया साल शुरू हो रहा है और आपकी क्या योजनाएं हैं, क्या आपकी प्लानिंग है, क्या पिछले साल आपने किया या खोया है। मैंने उससे एक बड़ी अच्छी बात मैंने कही थी, यार दुनिया में 40 किस्म के कैलेंडर चलते हैं, मतलब हर 7वें दिन एक नया साल शुरू होता है। तो मैं यार जिस दिन रात को सोता हूँ ये सोच करके सोता हूँ कि कल सुबह नींद नहीं खुलेगी। यदि सुबह नींद खुल जाती है तो मैं ये सोचता हूँ कि यार ईश्वर ने एक दिन और दिया है काम करने के लिए। तो मेरे लिए हर दिन जब सुबह होती है वो एक नए साल की या नए दिन की शुरुआत होती है। पीछे क्या हुआ है वो ख़त्म हो जाता है और मैं ये सोचता हूँ कि यार कल जो कुछ भी मैंने किया है उससे आज थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करूँगा। तो इस सोच के साथ यदि आप जीवन को जिएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और एवरी दिन, हर दिन आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा। एक बात ये होती है कि लाइफ में जब हम किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो ये सोचते हैं कि शायद हमने अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य जो है पूरा कर लिया। ये बहुत से लोगों के साथ होता है। यदि मैं जिस दिन IFS में सिलेक्शन हुआ, यदि मैं ये सोच लेता कि मैंने अपने जीवन में सब कुछ पा लिया, मैं ये सोचता हूँ कि वो एक यात्रा की शुरुआत होती है। जिस दिन मैं PCCF बना, आज से 3 साल पहले 27 फरवरी को, जब मैंने अरण्य भवन में प्रभार ग्रहण किया, मेरे पास में 2 विकल्प थे। मैं एक मान सकता था कि यार मैंने लाइफ में जो अल्टीमेट अचीव करना था वो कर लिया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, ये एक मील का पत्थर है, अब कल से एक नई जर्नी की शुरुआत है। तो जितने दिन मैं रहूँगा उसमें कुछ ना कुछ नया करना है। तो जब आप इस सोच के साथ काम करेंगे तो हर दिन आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो रिज़ल्ट्स आते हैं इसमें। और मैंने ये सारी चीज़ें मेरे अपने लाइफ के व्यक्तिगत पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने लर्न किया है। और एक बात ये ज़रूर है कि जब आप सच्चे दिल से कुछ करने की सोचते हो तो परिस्थितियाँ भी
आपका साथ देती हैं, आपको लोग वैसे मिलते हैं और आपका काम होता है। ये मेरी अपनी फ़िलॉसफ़ी रही है और आज भी मैं इसी फ़िलॉसफ़ी के साथ जीवन जीने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल, मैंने भी सच्चे दिल से सोचा था कि राकेश चतुर्वेदी जी का इंटरव्यू उनके घर में ही लूँगा, और पिछले 4 दिन से जो परिस्थितियाँ निर्मित हुई वो ऑटोमेटिक ऐसे तब्दील हो गई कि आज हम घर में बैठ के इंटरव्यू ले रहे हैं। खैर, ये बात जानबूझ के मैंने की क्योंकि काफ़ी सीरियस टॉक्स हुई है, लेकिन इन बातों में अगर जनता ने, ये युवाओं ने, युवा क्या किसी भी व्यक्ति ने 10% भी अपने लाइफ में अगर अमल कर लिया तो मुझे लगता है कि वाकई अगला दिन जो है वो एक नई शुरुआत होगी, एक फ्रेश, जैसे हम कोई भी सिस्टम के लिए रिफ़्रेश बटन दबाते हैं तो लाइफ को, जैसे राकेश जी ने कहा कि मैं हर दिन सोचता हूँ कि मेरा आखिरी दिन है और हर दिन, हर नई सुबह ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि एक दिन और बढ़ा और उस दिन मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ कल के बजाय, कल की अपेक्षा, बस वो करना है। कितनी छोटी सी बात में इतना बड़ा संदेश राकेश जी ने दिया है, इसके लिए स्वराज मिशन की तरफ से बहुत बहुत उन्हें साधुवाद कि ऐसे भी ग्राउंड टू अर्थ लोग होते हैं जो इतने ऊपर रह के भी इतना गहराई से सोचते हैं। और क्यों सोचते हैं? क्योंकि वो अपने जीवन के चरित्र में उन्होंने इस चीज़ को आजमाया हुआ है। वो ये इस शो का तात्पर्य वही है कि जो विशिष्ट व्यक्ति है उसका जीवन कैसा है, और यकीनन इस शो से लोगों को प्रेरणा मिलेगी। और मुझे पता है कि कमेंट सेक्शन में लोग इस इंटरव्यू की तारीफ़ करेंगे, और तारीफ़ भले ही भी ना करें, लेकिन अगर अपने चरित्र में, अपने जीवन में इस इंटरव्यू के कुछ पार्ट्स के जो संदेश है वो उतार लिए तो यकीनन लोगों को फ़ायदा होगा, इतना तो मैं श्योर हूँ। जिस प्रकार राकेश जी आपने शौक़ की और जीवन की बात की, अब जीवन के या प्रोफेशन के लास्ट पड़ाव में है, चूँकि एक पीरियड होता है रिटायरमेंट का, लेकिन क्या लगता है कि अब ये पोस्ट रिटायरमेंट प्लान कहीं राजनीति की तरफ जा सकता है? नहीं, मैं एक्चुअली जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि बेसिक जो प्रॉब्लम जिसको हम कह सकते हैं सोसाइटी में, वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। चूँकि मैं शिक्षक का पुत्र रहा हूँ इसलिए मैं शिक्षा को पहले नंबर पे देता हूँ। ये सारी समस्याओं की जड़ में कहीं ना कहीं एजुकेशन, वो भी उस लेवल पे जो शुरू के 4-5 साल की जो होता है, उस पर्टिकुलर समय में यदि हम बच्चों को जो एक वैल्यू एडेड एजुकेशन जिसको कहते हैं कि उसका लाइफ के प्रति दृष्टिकोण में क्या परिवर्तन यदि हम ला सकें तो एक अच्छी पौध आगे चल करके तैयार होती है। तो मैं रिटायरमेंट के बाद में जो अपना बेसिक पूरा समय जो है वो एक तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में और दूसरा ऐसे बच्चों के स्किल डेवलपमेंट और वैल्यू एडेड एजुकेशन में देना चाहता हूँ। बहुत ही उच्च विचार। देखिए, शिक्षा ही आधार है, आपके जीवन का आधार शिक्षा है और स्वास्थ्य है। तो स्वास्थ्य और शिक्षा पे सरकारें भी ध्यान देती हैं और यही प्रायोरिटी रहती है। तो इतने अच्छे विचार और इतनी अच्छी सोच, इसीलिए एक व्यक्ति महान बनता है। महान अपने कर्मों से बनता है, अपने व्यक्तित्व से बनता है। वरना बहुत से लोग बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर बैठे हैं लेकिन वो विशेष और विशिष्ट नहीं बन पाते हैं। तो विशिष्ट क्यों बनते हैं ये इस इंटरव्यू में हमने सुना, और यकीनन मुझे यकीन है कि दर्शकों को बहुत सी बातें सीखने मिली इस इंटरव्यू से। और अंत में जाते जाते कि जैसा कि हम हर अतिथि से द पीपी शो के बारे में फीडबैक लेते हैं, राकेश जी कैसे देखते हैं द पीपी शो की इस पहल को? एक बहुत अच्छी पहल है और ये विशेष करके इसलिए मैं जो अपने इतने सारे अनुभव जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा था कि हम लोगों ने वो दौर भी देखा है जब हमको ये सारी चीज़ें असंभव लगती थी। इस शो का एक जो बहुत बड़ा पहलू, पॉजिटिव फैक्टर जो है वो ये है कि जब आप अपने बीच के लोगों को, अपने समान सामाजिक आर्थिक बैकग्राउंड के लोगों को संघर्ष करके एक रास्ते पर आगे चलते हुए किसी मुकाम पर पहुंचते हुए देखते हैं तो वो आपके अंदर भी एक इच्छा शक्ति जागृत होती है कि जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और शायद यही इस शो का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है और इसके लिए मैं आपको बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा कि एक अच्छी पहल आपने की है। क्योंकि जब मैं रायपुर में बैठा हूँ और दिल्ली के किसी IAS
या IPS या IFS अफसर के बारे में सोचूंगा तो मुझे लगता है कि यार मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब मैं अपनी सराउंडिंग में, अपने सामाजिक आर्थिक परिवेश के किसी एक व्यक्ति को आगे बढ़ते हुए देखता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं यार मैं भी कर सकता हूँ। और ये एक अच्छी पहल है, अच्छी शुरुआत है। और दो ही चीज़ें मैं जो एक लास्ट संदेश के रूप में कहना चाहता हूँ कि जो प्रयास हमारे हाथ में है वो हमें करना चाहिए। विश्वास बहुत ज़रूरी है और पेशेंस। लाइफ का जो मैं हमेशा से इस फिलॉसफी के साथ में जिया हूँ कि मुझको जो मेहनत करना है वो करना है, विश्वास पूरा है, धैर्य रखना पड़ेगा। नियति में क्या लिखा है वो परिस्थितियाँ आपको वहाँ पर ले जाएंगी। इसलिए पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो है प्रयास। हम ये प्रयास ही करना छोड़ देंगे तो बाकी चीज़ें फिर हमारे साथ नहीं जुड़ेंगी। इसलिए सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है और परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। ये दो चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। बिल्कुल। तो जीवन का रहस्य आपके सामने है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। प्रयास कीजिए, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमेशा सतत प्रक्रिया है, जब तक जिंदा है प्रयास करना है। जैसे हर नई सुबह एक नई शुरुआत और कुछ कल से बेटर। और धैर्य उसके बिना होगा नहीं। तो और विश्वास सबसे ज़रूरी है कि विश्वास कीजिए कि आप कर सकते हैं। तो आकर्षण का सिद्धांत है, जो आप देंगे वो रिटर्न मिलेगा। अच्छा सोचेंगे अच्छा आएगा, बुरा सोचेंगे बुरा आएगा। ऐसी बहुत सी बातें हमने आज राकेश जी से सुनी और इनकी जो जीवन की एक यात्रा रही, कैसे एक छोटे से बैकग्राउंड से निकल के आज वो एक विशिष्ट बने हैं और आगे जो उनकी प्लानिंग्स हैं, किस प्रकार से समाज को शिक्षित करने का वो उन्होंने बीड़ा उठाया है और उनकी प्लानिंग्स एकदम क्लियर है। मैं सोचता हूँ कि ऐसी ही प्लानिंग्स लोगों की भी होनी चाहिए कि एक जीवन मिला है, इस जीवन में कुछ पॉजिटिव करें, कुछ कंस्ट्रक्टिव करें तो जीवन सफल हो जाएगा। और भविष्य तो विधाता ने ऑलरेडी बनाया हुआ है, हम तो वहीं पहुँचेंगे जहाँ जाना है, बस प्रयास करने की देर है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ प्रयास करें, आशावादी रहें, बी ऑप्टिमिस्टिक, होप फॉर द बेस्ट। आपको कुछ सोचना नहीं है, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, परिवार से मिलजुल के रहिए। कल क्या हुआ, कल क्या, इसके पहले 1 घंटे पहले, 1 मिनट क्या पहले क्या हुआ, सब कुछ भूल जाइए। आज से एक नई शुरुआत कीजिए। किसी से गुस्सा है उसे गले लगाइए। माँ बाप से भी क्लैशेस होते हैं, पत्नी से होते हैं, भाई बहन से होते हैं, सब भूल जाइए। एक नई शुरुआत करिए। अगले दिन आपको इतना मज़ा आएगा। और अगर आप राकेश जी को धन्यवाद देना चाहें तो इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं। तो आज इस विशिष्ट मुलाकात और एक विशिष्ट संदेश के लिए एक कम समय में एक व्यापक संदेश गया है, इसके लिए राकेश जी आपका बहुत 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 धन्यवाद। और वाकई स्वराज मिशन आपको साधुवाद देता है कि आपकी इस सोच के कारण आप यहाँ पहुँचे हैं और आगे की जो सोच है समाज को शिक्षित करने के लिए, उसके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और आने वाले एपिसोड्स में हम ऐसे ही विशिष्ट अतिथियों के साथ मुलाकात करेंगे, उनकी जीवनी, उन्हीं की कहानी, उन्हीं के ज़बानी हम आप तक पहुंचाएंगे ताकि दर्शकों को प्रेरणा मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।